हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम डील करने वाले हैं हमारे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है 15-15 नंबर में 2 बार पूछा गया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। तो आज हम इसे डील करेंगे। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी होती क्या है, मैं आपको रफली पहले ये बता देती हूँ। तो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी जो है वो एक जो ग्लैंड होती है उसका इन्लार्जमेंट होता है। मतलब एक ग्लैंड होती है प्रोस्टेट ग्लैंड जो मेल के ब्लैडर के जस्ट पास में प्रेजेंट होती है और ये जो होता है मेल के सीमेन बनाने में हेल्प प्रोवाइड करती है। लेकिन जब मेल की एज बढ़ती जाती है उसी के साथ साथ ये जो ग्लैंड है उसके साइज़ में हार्मोनल चेंजेस के कारण इन्लार्जमेंट होता है और ब्लैडर के पास होने के कारण ये जाकर ब्लैडर पर प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से जो है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन जैसी चीज़ें मेल में फील होने लगती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स भी यूज़ किए जाते हैं और इसके ट्रीटमेंट के लिए सर्जरीज भी जो है की जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। ठीक है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी BPH इज़ अ कॉमन कंडीशन इन ओल्डर मैन। मतलब ये कॉमन कंडीशन है ज़्यादा एजेड मैन या फिर मेल में। ठीक है, इट मीन्स द प्रोस्टेट ग्लैंड बिकम इन लार्ज बट नॉट कैंसरस। मतलब ये जो डिसीज़ है इसमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो अपने साइज़ में बढ़ तो जाती है, लेकिन इसका कोई भी रिलेशन कैंसर से नहीं होता। ये सेल्स जो है इसमें इनलार्जमेंट कैंसर की वजह से नहीं होता, ये नॉन कैंसरस होता है। ठीक है, द प्रोस्टेट is a small gland that help make semen and located just below the bladder। मतलब जो एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो एक छोटी ग्लैंड होती है जो मेल के ब्लैडर के जस्ट बिलो में प्रेजेंट होती है और जो ये सीमेन बनाने में हेल्प देती है। ठीक है, व्हेन इट गेट्स बिगर इट कैन प्रेस ऑन द यूरेथ्रा कॉजिंग यूरिनेशन प्रॉब्लम। मतलब ये जब इसके साइज़ में इनलार्ज होने लग जाती है, साइज़ में बढ़ने लग जाती है तो यूरेथ्रा पे प्रेशर डालने लगती है। BPH इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ एजिंग एंड मैनी मैन ओवर एज 50 में हैव सिम्टम्स। मतलब ये एक नेचुरल पार्ट है एजिंग का और बहुत सारे मेल में ये कंडीशन जो है देखी जाती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Benign prostate hypertrophy BPH is a non-cancerous enlargement of the prostate gland commonly seen in aged and older men, causing difficulty in passing यूरिन। मतलब बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी जो है एक नॉन कैंसरस इन्लार्जमेंट है काय का प्रोस्टेट ग्लैंड का, जो कि कॉमनली मेल में मतलब जो ज़्यादा एज के मेल होते हैं उनमें देखा जाता है, जिसकी वजह से जो है यूरिन को पास करने में मेल को डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो यही कहलाता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, या फिर हम इसे शॉर्ट में BPH भी कहते हैं। अब इसके टाइप देखते हैं कि टाइप किस किस टाइप के होते हैं। देखते हैं कि किन किन टाइप का BPH होता है। सबसे फर्स्ट तो होता है मीडियन लोब इन्लार्जमेंट। मतलब जो ग्लैंड होती है उसकी जो मीडियन लोब होती है उसमें इन्लार्जमेंट हो जाना। देन सेकंड है लेटरल लोब्स इन्लार्जमेंट। जो लेटरल लोब्स होती है मतलब आसपास की, उनमें इन्लार्जमेंट हो जाना या फिर डिफ्यूज़ इन्लार्जमेंट होना। ठीक है, अब इनके कॉजेज़ क्या क्या है, किन किन वजह से जो है प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्लार्जमेंट होता है। सबसे फर्स्ट है तो है एजिंग, यानी कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो है प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्लार्जमेंट होता है। मोस्ट कॉमन कॉज BPH यूजुअली अफेक्टेड मैन ओवर 50 ईयर ऑफ एज। मतलब 50 ईयर के बाद जो एज होती है मेल की, वही सबसे बड़ा कॉज होता है BPH का। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस एज द मैन एज चेंजेस
in testosterone and estrogen level can lead to प्रोस्टेट ग्रोथ। मतलब जब जैसे जैसे मेल की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके शरीर में जो है हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण जो है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के जो लेवल है वो भी जो अफेक्ट होते हैं, जिनके कारण प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, अगर उसकी फैमिली में किसी को बीपीएच रहा हो तो उसे भी बीपीएच होने का रिस्क होता है। लाइफस्टाइल फैक्टर, ओबेसिटी, लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड पुअर डाइट में इंक्रीज द चांस ऑफ बीपीएच। मतलब मोटापा या फिर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना और पुअर डाइट यानी कि फैट वाली डाइट लेना और लेज़ी लाइफ जीने के कारण भी जो है बीपीएच हो सकता है। अदर हेल्थ कंडीशन लाइक डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़ में लिंक टू अ हायर रिस्क ऑफ बीपीएच। मतलब अदर डिसीजेज जैसे कि डायबिटीज़ हो गया या फिर हार्ट डिसीज़ हो गई, इनके कारण भी जो है बीपीएच कॉज हो सकता है। और मेन और नेचुरल कारण जो है इसका एज होती है कि किसी भी जो मेल होता है उसकी एज अगर मोर देन 50 ईयर्स है तो उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से जो है उसकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसमें इन्लार्जमेंट होता है, और इन्लार्जमेंट की वजह से वो यूरेथ्रा पे प्रेशर डालता है, और यूरेथ्रा पे प्रेशर डालता है तो उस टाइम जो है पर्सन को यूरिनेशन में दिक्कतें होती है। ठीक है, अगला देखते हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं बीपीएच की। ठीक है, ड्यू टू एजिंग एंड हार्मोनल चेंजेस, मतलब इसका जो कॉज लिया है वो एजिंग और हार्मोनल चेंजेस लिए है। एज 50 ईयर्स, मोर देन 50 ईयर होने की वजह से जो है बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होंगे। ठीक है, जिसकी वजह से डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का जो अमाउंट है बॉडी में वो इंक्रीज़ होगा, और फिर प्रोस्टेट सेल जो है, जो प्रोस्टेट सेल है वो ग्रोथ करेगी। मतलब हाइपरप्लेसिया यानी कि सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ होना, वहाँ की सेल जो है ग्रोथ करेगी। उसके बाद अगर वहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सेल्स है वो ग्रोथ करेगी तो प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज़ में भी इन्लार्जमेंट होगा, और फिर उससे क्या होगा, ग्लैंड इन्लार्ज करेगी, अपने साइड्स को बढ़ाएगी तो वो यूरेथ्रा पे भी कंप्रेशन डालेगी, मतलब प्रेशर डालेगी, जिसकी वजह से यूरिन के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होगा यानी कि दिक्कतें आएगी। और जो ब्लैडर की मसल है उन्हें ज़्यादा हार्डली वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ब्लैडर थिकनिंग एंड इनएफेक्टिव एम्प्टिंग, मतलब कि जो ब्लैडर है वो भी वो अच्छे से खाली नहीं हो पाएगा। ठीक है, यूरिनरी सिम्टम्स, वीक स्ट्रीम, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, मतलब उसकी वजह से क्या होगा, पर्सन को बार बार यूरिन आएगी, उसका जो ब्लैडर है वो खाली नहीं होगा एक बार में। तो ये सारी कंडीशन उसे देखने के लिए मिलेगी। ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब इसके सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स में आता है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन स्पेशली एट नाइट, मतलब जो पर्सन है अगर उसको बीपीएच है तो उसे नाइट के टाइम में ज़्यादा यूरिन आएगी। उसके बाद अर्जेंसी टू यूरिनेट, उसे एकदम एमरजेंसी में आ जाएगी कि मुझे अब जाना ही है वॉशरूम ऐसा है। फिर वीक यूरिन सिस्टम, उसका यूरिन सिस्टम वीक होगा। डिफ़िकल्टी स्टार्टिंग यूरिनेशन स्टार्ट करने में भी उसे डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि उसकी जो यूरेथ्रा है उसके ऊपर जो ग्लैंड है वो पहले से ही प्रेशर डाल रही होती है। उसके बाद डिस्टर्बिंग एट द एंड, मतलब जब उसका यूरिन करके हो जाएगा, एट द एंड पॉइंट आएगा तो वहाँ पे उसे दिक्कतें शो होगी। मतलब उसे ऐसा लगेगा कि उसकी जो यूरिन है वो फिनिश नहीं हुई है, अभी भी बची हुई है, लेकिन वो यूरिन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इनकम्प्लीट एम्पटिंग यानी कि खाली नहीं कर पाएगा, और स्ट्रेनिंग वाइल यूरिनेशन, मतलब खिंचाव होगा यूरिनेशन के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की। अब बीपीएच की कंडीशन में क्या क्या डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन किए जाते हैं। सबसे पहले तो उसकी मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, मतलब उससे यूरिनरी सिम्टम्स के बारे में पूछा जाता है, फ्रिक्वेंसी के बारे में पूछा जाता है, उसे अर्जेंसी के बारे में पूछा जाता है कि कितनी जल्दी आपको जाना पड़ता है, और जो नक्चूरिया, दैट मीन्स कि नाइट में उसे बार बार यूरिन आना आपको होता है कि नहीं,
और आप मतलब यूरिन पूरा आपका खाली होता है कि नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसकी मेडिकल हिस्ट्री में ली जाती है। और अगर उसके फैमिली में किसी को हो तो उसके बारे में भी लिया जाता है, और उसकी प्रीवियस डिसीज़ के बारे में भी पता किया जाता है कि उसे कोई प्रीवियस डिसीज़ तो नहीं है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिसीज़ हो गई, या अदर कोई भी। ठीक है, उसके बाद उसका पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, यूरिन टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, पोस्ट वॉइड रेसिडुअल वॉल्यूम टेस्ट किया जाता है, यूरोफ्लोमेट्री की जाती है, और साइटोस्कोपी की जाती है। यूरोफ्लोमेट्री दैट मीन्स उसका जो यूरिन करने का फ्लो है उसको मापा जाता है। और उसके बाद अगला पॉइंट है जो साइटोस्कोपी। साइटोस्कोपी में यूरेथ्रा के थ्रू एक जो पतली कैथेटर के जैसे होता है वो यूरेथ्रा के थ्रू अंदर डाला जाता है, जिसमें कैमरा लगा होता है। उससे ये पता लगाया जाता है कि जो ब्लैडर है उसके उसके ऊपर जो ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, वो कितनी ज़्यादा हावी हुई है, या फिर कितनी ज़्यादा उसकी सेल्स वहाँ पर प्रेशर डाल रही है, तो ये उससे पता लगाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसके मेडिकल मैनेजमेंट की। अगर ऐसी कंडीशन कोई बन रही है किसी पेशेंट में, तो उसे क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। तो फर्स्ट है अल्फ़ा ब्लॉकर दे सकते हैं। अल्फ़ा ब्लॉकर रिलैक्स द मसल ऑफ द प्रोस्टेट एंड ब्लैडर नेक टू इम्प्रूव यूरिन फ्लो। अल्फ़ा ब्लॉकर क्या करेंगे, जो प्रोस्टेट की मसल है उन्हें रिलैक्स करेंगे, जिससे कि ब्लैडर अच्छे से यूरिन कर पाए। इसके एग्जाम्पल है टैमसुलोसिन, देन अल्फूसोजिन, देन डोक्साजोजिन। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है 5 अल्फा रेडक्टेज इनहिबिटर्स रेड्यूस द साइज ऑफ द प्रोस्टेट बाय ब्लॉकिंग हार्मोन डीटीएच प्रोडक्शन। मतलब अल्फा रेडक्टेज इनहिबिटर्स क्या करते हैं, जो वो साइज़ होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, उसे कम करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लैडर पे इतना प्रेशर नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है कॉम्बिनेशन थेरेपी। बोथ मतलब एक से ज़्यादा ड्रग को साथ में मिलाकर पेशेंट को दिया जाता है, जिससे कि उसे बेटर रिजल्ट मिले और अच्छे से उसके जो सीवियर सिम्टम्स है वो कम हो। उसके बाद एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दी जाते हैं, हेल्प टू रिड्यूस ब्लैडर ओवर एक्टिविटी एंड अर्जेंसी। ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी को कम करने के लिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दिए जाते हैं, और लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि आप अपने कैफ़ीन का यूज़ कम करें, अल्कोहल ना लें, और सोने से पहले जो है फ्लूइड को वो अवॉइड करें, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, उन्हें ज़्यादा यूरिनेशन होगा। ठीक है, अगले इसमें देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में सर्जरीज़ की जाती है, जिसमें फर्स्ट सर्जरी है ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। मोस्ट कॉमन सर्जरी है ये। रिमूव प्रोस्टेट टिश्यू थ्रू द यूरेथ्रा यूजिंग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। मतलब इसमें क्या होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसके टिश्यूज़ को यूरेथ्रा के थ्रू जो है बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है। ठीक है, रिलीव्स यूरेथ्रल ब्लॉकेज एंड इम्प्रूव यूरिन फ्लो। इससे क्या होता है कि यूरेथ्रल ब्लॉकेज से छुटकारा मिलता है और यूरिन फ्लो अच्छा हो जाता है। ठीक है, अगला जो है वो है ओपन प्रोस्टाटेक्टोमी। मतलब सर्जरी थ्रू एन एब्डोमेन इंसिजन टू रिमूव द इनलार्ज प्रोस्टेट। मतलब ये एक सर्जरी होती है, इसमें एब्डोमेन के थ्रू इंसिजन लगा के जो इनलार्ज प्रोस्टेट होता है उसे रिमूव किया जाता है। यूज्ड फॉर वेरी लार्ज प्रोस्टेट और व्हेन द अदर प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट। ये काफ़ी रेयरली यूज़ किया जाता है, और ये तभी यूज़ किया जाता है जब प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, उस टाइम पे यूज़ किया जाता है। नहीं तो ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन जो है वही जो इसका वही सर्जरी मोस्टली यूज़ की जाती है। ठीक है, उसके बाद आती है लेज़र सर्जरी। यूज़ लेज़र एनर्जी टू रिमूव और श्रिंक प्रोस्टेट टिश्यूज़। मतलब लेज़र सर्जरी के जो थ्रू जो है प्रोस्टेट टिश्यूज़ को हटा दिया जाता है। और लेज़र सर्जरी से क्या होता है कि वहाँ की सेल्स भी ज़्यादा डैमेज नहीं होती है, और धीरे धीरे जो है
चीज़ें बिना ब्लड लॉस के ठीक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसयूरेथ्रल इंसिजन of prostate. Small cut are made in the prostate to relieve pressure on the urethra used for smaller prostate. मतलब अगर छोटा सा prostate enlargement है तो उस टाइम पे एक छोटा कट लगाया जाता है prostate में और वहाँ से urethra पर प्रेशर को कम किया जाता है। तो ये इसके सर्जिकल मैनेजमेंट में कुछ सर्जरीज थी। आगे देखते हैं प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट जो है इसका क्या होता है। मतलब अगर कोई पेशेंट है उसकी सर्जरी की जा रही है तो इसके प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या होंगे। तो सबसे फर्स्ट में पेशेंट का असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट में क्या करेंगे, चेक द यूरिनरी सिम्टम्स, वाइटल साइन एंड लैब टेस्ट लाइक ब्लड वर्क, यूरिन एनालिसिस। मतलब पेशेंट का सारा जो है वाइटल साइन चेक करेंगे, लैब के टेस्ट चेक करेंगे कि नॉर्मल है कि नहीं, उन्हें एनालाइज करेंगे, यूरिन टेस्ट के लिए देंगे और ब्लड के जो ब्लड में जो सीबीसी होता है उसको भी एनालाइज करेंगे और फिर अपने सीनियर्स को बताएंगे कि पेशेंट का अभी सब कुछ ठीक है, अभी हम सर्जरी प्लान कर सकते हैं। इन्फॉर्म अबाउट प्रोसीजर, एक्सपेक्टेड आउटकम एंड पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन। पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में इन्फॉर्म कराना ज़रूरी होता है और उसे उसके जो आउटकम्स हैं, मतलब जो प्रोसीजर करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे, इनके बारे में बताना ज़रूरी होता है और पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या क्रिएट हो सकते हैं इनके बारे में भी बताना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट एजुकेशन, एक्सप्लेन द सर्जरी स्टेप एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पेशेंट को सर्जरी के स्टेप एक्सप्लेन करना इम्पॉर्टेंट होता है और जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट को कैसे कैसे अपने आप को हैंडल करना है, अपने आप की केयर करनी है, ये सारी चीज़ें पेशेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। टीच इम्पॉर्टेंस ऑफ पेल्विक केगल एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथ पेल्विक मसल और आफ्टर सर्जरी। मतलब जो सर्जरी के बाद में पेशेंट को अपने पेल्विक की केयर कैसे करनी है, उसकी कैसे एक्सरसाइज करनी है, कैसे उसे उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ानी है, ये सारी चीज़ों के बारे में जो है पेशेंट को एजुकेशन देना ज़रूरी होता है, ठीक है। इंस्ट्रक्ट टू अवॉइड ब्लड थिनिंग मेडिकेशन इफ़ एडवाइज्ड। मतलब पेशेंट को ये एडवाइस करना है इस चीज़ को लेकर कि आप जो है ब्लड थिनर ड्रग या फिर एंटीकोगुलेंट ड्रग ना ले, क्योंकि इससे आपके शरीर में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है प्रिपेयर द पेशेंट, इंश्योर द पेशेंट फास्ट एंड इंस्ट्रक्टेड बिफोर सर्जरी। मतलब पेशेंट जो है एनओपी पे होना चाहिए, ठीक है, एनबीएम होना चाहिए जिससे कि सर्जरी की जा सके। एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब्ड प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन। मतलब जो पेशेंट को प्रेस्क्राइब की गई है प्री ऑपरेटिव मेडिसिन वो पेशेंट को दी जानी चाहिए। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू रिड्यूस एंजाइटी। मतलब सर्जरी के पहले जो भी नर्स है उन्होंने पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि पेशेंट की एंजाइटी कम हो और उसका जो मेंटल स्टेटस है वो थोड़ा स्ट्रांग बने। अगला है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट की पोस्ट, जब पेशेंट की सर्जरी हो जाती है उसके बाद में हम पेशेंट को क्या केयर प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट तो है मॉनिटरिंग। सबसे फर्स्ट जब पेशेंट आता है तो उसके वाइटल साइन को हमें चेक करना होता है। देन उसके बाद यूरिन आउटपुट चेक करना है और कैथेटर फंक्शनिंग चेक करना है। वॉच फॉर ब्लीडिंग, इन्फेक्शन और यूरिनरी रिटेंशन। कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, यूरिनरी रिटेंशन तो नहीं है या फिर कहीं से ब्लीड तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी हमें मॉनिटर करनी होती है। उसके बाद सेकंड थिंग आती है कैथेटर केयर। यूरिनरी कैथेटर इज़ प्लेस्ड ड्यूरिंग सर्जरी टू ड्रेन यूरिन, केयर फॉर इट प्रॉपरली। मतलब जो कैथेटर ड्रेन के लिए पेशेंट को वो के अंदर इंसर्ट किया जाता है ड्रेन कलेक्ट करने के लिए, उसकी केयर प्रॉपरली करनी चाहिए क्योंकि उसके थ्रू कभी कभी इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। यूजुअली रिमूव्ड आफ्टर फ्यू डेज एज एडवाइज्ड बाय डॉक्टर। पेशेंट को उस कैथेटर को रिमूव करने के बारे में प्रॉपर एजुकेशन देना चाहिए कि वो कैथेटर जो है कब रिमूव होगा और उसे आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे उसे क्लीन करना है और कैसे कैसे उसके साथ ये करना है, ठीक है। उसके बाद पेन मैनेजमेंट,
गिव प्रेस्क्राइब्ड पेन रिलीफ एंड कंफर्टेबल मेजर्स, मतलब पेशेंट को जो है कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है, और जो डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब की गई है वही सारी मेडिसिन पेन रिलीव करने के लिए पेशेंट को देनी है। उसके बाद पेल्विक एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। पेल्विक एक्सरसाइज का पर्पस क्या है? स्ट्रेंथ पेल्विस फ्लोर मसल टू इम्प्रूव ब्लैडर कंट्रोल एंड रिड्यूस इनकॉन्टिनेंट मतलब जो पेल्विक एक्सरसाइज है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों? ब्लैडर को कंट्रोल करने, जो ब्लैडर का कंट्रोल वाला जो पावर होता है उसे इम्प्रूव करने के लिए, और जो एकदम अर्जेंसी होती है उसे रिड्यूस करने के लिए पेल्विक की एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट होती है। इसकी प्रोसेस कैसे कर सकते हैं? टाइट द मसल यू यूज टू स्टॉप यूरिन फ्लो, होल्ड फॉर 5 सेकेंड देन रिलैक्स फॉर 5 सेकेंड, मतलब मसल को टाइट करके जो फ्लो है उसे 5 सेकेंड रोक कर फिर 5 सेकेंड बाद रिलैक्स करके किया जा सकता है। इसे जो है 10-15 बार करना चाहिए और 3 बार एक दिन में करना चाहिए। ठीक है। स्टार्ट एक्सरसाइज एज सून एज द डॉक्टर अलाउज, यूजुअली विद इन फ्यू डेज आफ्टर सर्जरी, मतलब ये जो एक्सरसाइज है वो सर्जरी के कुछ दिन बाद स्टार्ट की जा सकती है। इसके बारे में डॉक्टर से प्रॉपरली कंसल्ट करके नर्स को पेशेंट को एजुकेशन देना चाहिए। अगला पॉइंट है इनकरेज फ्लूइड इनटेक। पेशेंट को एजुकेट करना चाहिए कि आपको ज़्यादा फ्लूइड का इनटेक करना है। ज़्यादा फ्लूइड का इनटेक करने से आपकी बॉडी में इन्फेक्शन तो नहीं होगा, और जो ब्लैडर का जो फ्लश है वो भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी, इनकरेज लाइट एक्टिविटी, अवॉइड हैवी लिफ्टिंग और स्ट्रेनस वर्क फॉर सीवियर सेवरल वीक्स, सॉरी। तो जो पेशेंट है उसे नर्स को ये एडवाइस करना है कि कुछ दिनों तक आप, कुछ हफ्तों तक आप सिर्फ लाइट वर्क करें, कोई भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करें, क्योंकि हैवी एक्सरसाइज से जो है पेल्विक गर्डल पे असर पड़ सकता है, और असर पड़ने से क्या हो सकता है, सर्जरी की जो रिज़ल्ट है वो बिगड़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है एजुकेट ऑन वियरिंग साइन, मतलब अगर कोई भी उसे जो कॉम्प्लिकेशन है या फिर ज़्यादा अजीबोगरीब सिम्टम्स बॉडी में दिख रहे हैं अगर पेशेंट के, तो पेशेंट को ये एजुकेट करना है कि अगर आपको कोई भी अलग सिम्टम्स अपने बॉडी में शो होते हैं तो आप प्लीज़ हमें हेल्थ केयर टीम को आकर जो है रिपोर्ट करें। इन्फॉर्म अबाउट सिम्टम्स लाइक हैवी ब्लीडिंग, सीवियर पेन, फीवर और इनएबिलिटी टू यूरिनेट एंड टू रिपोर्ट दैम इमीडिएटली, मतलब सीवियर सिम्टम्स कैसे, सीवियर पेन होना, फीवर होना, ब्लीडिंग होना, और इनएबिलिटी टू यूरिनेट, मतलब यूरिन पास करने में इनएबिलिटी फील होती है, तो हेल्थ केयर टीम को जाकर इमीडिएटली आपको रिपोर्ट करना है। तो ये सारी जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है ये एक नर्स को पेशेंट को समझाना ज़रूरी होता है। उसके बाद हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है। इसमें फर्स्ट है असेस द सिम्टम्स, मॉनिटर यूरिनरी पैटर्न्स, फ्रिक्वेंसी, अर्जेंसी, स्ट्रीम, स्ट्रेंथ एंड नेक्चूरिया। ठीक है। इनकरेज फ्लूइड मैनेजमेंट, पेशेंट को एडवाइस करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड को इनटेक करें ताकि आपको नक्चूरिया ना हो। ठीक है। और उसके बाद मॉनिटर यूरिन रिटेंशन, वॉच फॉर साइन लाइक ब्लैडर डिस्टेंशन, डिस्कम्फर्ट और इनएबिलिटी टू यूरिनेट। पेशेंट को अगर यूरिन करने में कोई भी इनएबिलिटी फील हो रही है तो उसे वॉच करना है, मतलब देखना है, और उसके बाद जो है अपने जो सीनियर हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन्हें इस बारे में इन्फॉर्म करना है। असिस्ट विथ कैथेटराइजेशन,
If urinary retention occurs, help with bladder catheterization as prescribed. Educate about medication, पेशेंट को सारी मेडिकेशन के बारे में बताना है. सजेस्ट, पेशेंट को ये सजेस्ट करना है कि आप कैफ़ीन, अल्कोहल जैसी चीज़ें ना ले. उसके बाद पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देना है. उसके बाद हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ कोऑर्डिनेट करके हेमेचूरिया या फिर अदर किसी वार्निंग साइन के दिखने पर पेशेंट को ज़्यादा केयर प्रोवाइड करनी है और उसका ट्रीटमेंट करना है. उसके बाद एक्सप्लेन डायग्नोस्टिक टेस्ट और सर्जरीज टू रिड्यूस एंजाइटी. पेशेंट की एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए उसे सारी सर्जरीज और टेस्ट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना है, जिसकी वजह से पेशेंट की एंजाइटी ख़त्म हो और वो कंडीशन को अंडरस्टैंड करे. ठीक है. सजेस्ट पेशेंट टू यूरिनेट एट रेगुलर इंटरवल्स टू प्रिवेंट ब्लैडर ओवर डिस्टेंशन. पेशेंट को ये एजुकेट करना है कि आप हर थोड़ी देर में जाके यूरिन कर ले, जिसकी वजह से आपका ब्लैडर ओवर डिस्टेंशन नहीं होगा और आपको भी प्रॉब्लम नहीं फील होगी. ठीक है. तो ये हमारा हुआ BPH का पूरा क्वेश्चन. अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. प्लीज़ स्टे ट्यून. आप लोग मेरे चैनल पर नए नए सब्सक्राइबर आते रहिए और मैं आपको MPMSU के ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके भेजते रहूँगी. तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.